धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जेएनयू के रेक्टर प्रोफेसर गारकोटी जी। मुख्य वक्ता मैं नहीं हूँ, मुख्य वक्ता के रूप में अभी भी प्रोफेसर तंवर ही है, जो सही में इतिहास में अथॉरिटी है और जिनके परिवार ने इतिहास जिया, इतिहास बनाया। ऐसे दो जो उस भावना को आज भी समाज में लेकर जाना चाहते हैं, जिनके द्वारा सही मायने में ये क्रांति तीर्थ बनने जाएगा, ऐसे दो राजेश जी और श्री चावला जी हमारे बीच में हैं। बहुत सारे जेएनयू के प्राध्यापक, अन्य कॉलेजेस से आए हुए अध्यापकगण, विद्यार्थी मित्रों। वैसे तो टोपे जी ने, श्री चावला जी ने बोलने के बाद और रघुवर तंवर जी ने उसको एक फ्रेमवर्क में रखने के बाद मेरे जैसे एक पत्रकार को बोलने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन जब से ये स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का सारा ये चला, उसकी एक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जुड़ने का अवसर रहा, तो इसलिए आयोजकों ने शायद मेरा नाम इसमें जोड़ा। तो मैं जो जहाँ से आशुतोष जी ने शुरुआत की थी, राजेश जी ने उसको आगे बढ़ाया, श्री चावला जी ने उसको उसके बाहर के डायमेंशन से जोड़ा और तंवर सर ने कंटेम्पररी डिबेट्स और डिस्कोर्स जो चल रहा है उसके साथ उसको लाने का प्रयास किया। मैं फिर से मूल में लेकर जाना चाहूँगा, क्रांति तीर्थ क्यों। ये बात तो स्पष्ट है कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता का आंदोलन, ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। इट वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्ट्रगल, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फ्रीडम। फिर वो क्या था? फिर वो क्या था? ऐसे में जब हम जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम में जिन्होंने योगदान दिया उनको तो हम सेलिब्रेट करते रहे, उनका योगदान कम हो जाता है ऐसा नहीं है, उनको हम सेलिब्रेट करते रहे हैं। उसके सिवा जो था उनको हमने छोड़ दिया। वो सिवा क्या था? तो मैं मानता हूं कि उसके लिए हमको 1857 के बहुत पीछे जाना पड़ता है। 1857 तो वो सिंबलिक होकर, निचोड़ होकर कमल और रोटी में आकर बसता है, वही संदेश बन जाता है। लेकिन आप यदि एक बार विश्व का नक्शा निकाल कर देखिए और कभी मैप पर ड्रॉ कीजिए कि यूरोप से कौन कब निकला था और कब कहां पहुंचा। कोलंबस तो 1494 में पहुंचा था आज के अमेरिका में। 1550 आते आते उस अमेरिका का क्या हो गया था? जो राजेश जी कह रहे थे कि कोई कंटिन्यूटी नहीं है, नामोनिशा मिट गया, तो वो मूल अमेरिकन्स है कहां, इंडिजिनस है कहां, जिनके नाम पर आज इंडिजिनस डे मनाया जाता है? वही लैटिन अमेरिका में हुआ, वही अफ्रीका में हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया तक हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ती है कि सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज को हमने खत्म किया, उन पर अत्याचार किए, मिशनरीज के रूप में आए, चर्च के प्रतिनिधि के रूप में आए। पूरे विश्व भर में यही हुआ। ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी कौन सी लड़ाई हम लड़ रहे थे कि 1498 में वास्को द गामा यहां पे पहुंचता है, उसी उद्देश्य के साथ पहुंचता है। वास्को द गामा की डायरी में वो लिखता है फर्स्ट वॉयज में कि मैं ट्रीटी ऑफ थेसिडलस के तहत पोर्तुगीज राजा के प्रतिनिधि के रूप में पोप के कहने पर पहुंचा हूं। तो उसको हमने केवल व्यापारी कैसे मान लिया? मैं मानता हूं सर, हमको यह अफ्रंट कहना चाहिए कि हमको हमारी हिस्ट्री राइटिंग का डीमिथिफिकेशन करना चाहिए। क्या क्या मिथ्स है? ये यूरोपियंस तो व्यापार के लिए आए थे। अभी व्यापार के लिए आए थे तो हर जगह पे चर्च के प्रतिनिधियों को और हत्यारों को लेकर क्यों जा रहे थे? हम तो बड़े कमजोर थे, हम तो बड़े गरीब थे। तो यूरोप का कौन सा ऐसा मूर्ख व्यापारी है जो गरीबों के साथ व्यापार करने जाता है? वो अपने रिकॉर्ड्स में लिखता है कि मैं कालीकत के दरबार में कितना सोना देखता हूं, मेरा माल क्यों नहीं बिकता है?
कालीकत से, बाजार से मैं कैसे खाली होकर जाता हूं और टैक्स चुरा के जाता हूं, पहली बार मैंने देखा। राजेश जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, नहीं तो मैं बहुत सारे हिस्टोरियंस के साथ मैंने बात कर ली सर। अनफॉर्चुनेटली जामोरिन को कोई भी सामुद्री नहीं कहता, और उस डायनेस्टी का नाम मानविक्रमा था यह तो बिल्कुल ही नहीं बताता। जामोरिन तो उसको वास्को द गामा ने कहा था। वो जामोरिन कहते वो हमारे संघर्ष से, हमारी प्रेरणा से दूर हो जाता है। वो कालीकत हमारे लिए क्रांति तीर्थ नहीं रहता। वो सामुद्री कहते हैं, वो भगवती की पूजा करने वाला मानविक्रमा कहता है, तो वो हमारी इटर्नल ट्रेडिशन से, जिसके बारे में राजेश जी कह रहे थे, वो तुरंत जुड़ जाता है। वो सामुद्री क्यों था? हमारा तो समुद्र से संबंध ही नहीं था। नेवी और मैरीटाइम तो हमको ब्रिटिशों ने सिखाया। भाई समुद्र की रक्षा करने वाला, समुद्र की ट्रेड पर टैक्सेशन लगाने वाला वो मानविक्रमा डायनेस्टी थी, जिसका मेरी, शायद मैं सही हूं तो लगभग 550 साल का कालीकत पर, या 350 साल का कम से कम राज रहा। अरब और चीनी ट्रेडर्स को, जो इंडियन ओशन से ट्रेड होता था, इसको रक्षा करने वाला यह मानविक्रमा था। और मानविक्रमा 2 इस वास्को द गामा को 3 महीने के अंदर टैक्स चुराने के जुर्म में भगाता है, हराकर भगाता है। ये यहां से काली जो ब्लैक पेपर है वो चुराकर भागने वाला, हार कर जाने वाला। जैसे सिकंदर के बारे में, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो सिकंदर क्यों नहीं? वो भी वास्को द गामा चुराकर हार कर जाने वाला, उसको हमें द ग्रेट वॉयेजर व्यापार के लिए आया था। वहां से लेकर हमको एक एक तीर्थ ढूंढना है, उस तीर्थ के पीछे की प्रेरणा को ढूंढना है, उस प्रेरणा के आधार पर लड़ने वाले व्यक्ति को ढूंढना है, और इसलिए क्रांति तीर्थ। क्या प्रेरणा थी? सर ने अभी 1760 की बात की। 1760 क्यों? क्योंकि प्लासी की लड़ाई तक की सारी जो लड़ाई है वो स्वराज के लिए केवल है ही नहीं, उसकी मूल प्रेरणा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है ही नहीं, क्योंकि भारत की सोच पॉलिटिकल थी ही नहीं। भारत उस समय तक अपने आप को एक स्वधर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहा था। एंड इट वॉज नॉट जस्ट अ रिलीजियस वॉर, इट वॉज नॉट अ होली वॉर इन द यूरोपियन सेंस, इट वॉज नॉट अ क्रूसेड और जिहाद इन द रिलीजियस सेंस। वो कोई थियोक्रेटिक वॉर नहीं था, क्योंकि भारत के किसी भी राजा ने अपनी उपासना पद्धति अपनी प्रजा पर थोपी ही नहीं थी। इन दैट सेंस इंडियन स्टेट वॉज ऑलवेज सेक्युलर। शायद अपवाद अकबर और अशोक का है, जिन्होंने अपनी उपासना पद्धति को प्रजा पर, राज्य का उपासना पद्धति घोषित किया, उसके प्रचार प्रसार के लिए पैसा भी लगाया, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उनको सेक्युलर मानते हैं। लेकिन भारत का हर व्यक्ति, हर समाज जहां जहां पे यूरोपियन पहुंचा, वहां वहां पे स्वधर्म की लड़ाई लड़ रहा था, इस देश के संस्कृति की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा था। हमारी उपासना पद्धति पर, हमारी परंपराओं पर, हमारी संस्कृति पर कोई आघात ना हो, इसकी लड़ाई लड़ रहा था। क्यों एक विधवा रानी वेलु नचियार, Dharma is sitting here, he has worked on Velu Nachiyar. Why Velu Nachiyar is not part of our mainstream history discourse? Why Prime Minister has to mention her and then only somebody wakes up and start digging about who is this Velu Nachiyar? एक रानी शिवगंगा जैसे छोटे से स्थान की, आज का तो जिला है, मान लो ज्यादा से ज्यादा 2 जिलों की रानी 65 राजाओं को बुलाती है। मरुत पांडियन ब्रदर्स दोनों अनुसूचित जाति के हैं, उनको अपना सेनापति नियुक्त करती है। 65 विजयनगर से जिनका संबंध था ऐसे राजाओं को बुलाती है, एक प्रस्ताव पारित करती है। आज शिवगंगा में आज भी वो प्रस्ताव
उस स्टोन पर मंदिर में रेखांकित है और उसको जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन कहती है। शिवगंगा डिक्लेरेशन नहीं कह सकती थी, द्रविडियन डिक्लेरेशन नहीं कह सकती थी, ज्यादा से ज्यादा विजयनगर ही कह देती। वो जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन क्यों कहती है? इस जम्बूद्वीप को इस विदेशी संस्कृति के आक्रमण से मुक्त करना है, ये क्यों कहती है? अपने मंदिरों को इनसे बचाना है, क्यों कहती है? अपनी परंपराओं से बचाना है, क्यों कहती है? इसका उत्तर यदि हमको पता नहीं है तो वेलिनेचियार हमारे क्रांति तीर्थ का हिस्सा नहीं है। उसको बनाना है, इसलिए क्रांति तीर्थ है। यह 1760 तक चलता है। उसमें 1760, क्योंकि 1757 तक लगभग ये यूरोपियंस का आपसी जो झगड़ा है वो हमारी मूर्खता के कारण लगभग निपट जाता है। अच्छा, उससे पहले सर ने जो कहा, मैं तो केवल एक ही प्रश्न करता हूं तंवर सर, आइडिया ऑफ इंडिया यदि 1947 में आया और वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के कारण आया, तो हमको, हमारी तो बात नहीं मानते हो, यूरोपियंस की बात मान लो। मूर्ख थे, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, उन्होंने अपने कंपनियों को ईस्ट बंगाल कंपनी क्यों नहीं कहा? ईस्ट कैलिकट कंपनी क्यों नहीं कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा? जब आइडिया ऑफ इंडिया था ही नहीं नेहरू जी से पहले। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो यूनिवर्सिटी है वहां रहकर बोल रहा हूं, लेकिन उनको मानने वाले ये मानते हैं कि जैसे मानो उनसे पहले भारत का कंसेप्ट था ही नहीं। यदि था नहीं तो ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा? क्योंकि उनके लिए कोई वेस्ट इंडिया था, इसलिए उनको ईस्ट इंडिया, और इस इंडिया के बारे में पहले से इंडिका से लेकर उन्होंने कुछ ना कुछ सुना था, मैगस्थनीज के समय से सुना था। तो 1757 में जब ये प्लासी की लड़ाई के बाद सेटल हो जाता है कि फ्रेंच या पोर्तुगीज और डच, डेन्स, तो तब तक ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जब सेटल हो जाता है तो उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की प्रोसेस शुरू होती है, और उसके बाद का जो दूसरा संघर्ष हम देखते हैं वो स्वदेशी का है। इसके बाद हमारी लड़ाई, क्योंकि उसके बाद भारत का जो डिस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिक है। अनफॉर्चुनेटली उसको हमने फार्मर्स एजिटेशन मान लिया, और यहीं के हिस्टोरियंस ने उसको फार्मर्स एजिटेशन मान लिया, कभी वर्कर्स एजिटेशन मान लिया, कभी इसका एजिटेशन है। जितने खेमे में बांट सकते उतना बांट लिया। वो भारतीयों का जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन था। उसका प्रतिनिधि अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति रहे हो, अलग अलग समुदाय रहा हो, लेकिन ये भारत के सारे जाति बिरादरियों का, सारे भाषिक लोगों का एक साथ आंदोलन था, जिसकी परिणति 1857 में होती है। तब तक ब्रिटिश राज एक व्यापक रूप धारण कर लेता है, इसलिए वो हमें समग्र संग्राम दिखाई देता है। लेकिन सर 1770 से लेकर 1823 तक पूरे दक्षिण भारत में आप यदि गोवा से लेकर यहां पे विशाखापट्टनम तक देखते हैं तो लगभग रिकॉर्डेड 273 बैटल से अगेंस्ट यूरोपियन इन्वेजन। ये सारी कोस्टल रीजन में है। अकेला मार्तंड वर्मा, हम 1841 में आते हैं तो कोलाचल की बैटल है। डच इज अ फॉर्मिडेबल फोर्स, नॉट जस्ट ऑन नेवल फ्रंट, इन्फेंट्री में भी वो ब्रिटिशों से सुपीरियर मानी जाती है उस समय। राजा मार्तंड वर्मा उनको हराता है, और केवल हराता नहीं है, उस दिन के बाद, कोलाचल की बैटल के बाद, डच परमानेंटली एशियन पॉलिटिक्स से आउट हो जाता है, और वो इतना आउट हो में भी एक तरीके से इररिलेवेंट हो जाता है। वो राजा मार्तंड वर्मा हमारे फिर से डिस्कोर्स में आए, इसलिए ये क्रांति तीर्थ है। पोर्तुगीजों के विरोध में लड़ने वाली रानी अबक्का, महिलाओं की स्थिति तो बहुत खराब थी, सारी सती जा रही थी। मैंने वेलु नाचियार का उदाहरण दिया, अहिल्याबाई होलकर का राजेश जी ने इनडायरेक्टली संदर्भ दिया।
विधवा रहते हुए वो महारानी बनी थी, सारे समाज ने उसको स्वीकार किया। वैसे रानी अबक्का 1555 में 1555 पोर्तुगीजों का साथ दिया, इसलिए अपने पति को छोड़ देती है। माता और मातृभूमि का सौदा नहीं हो सकता यह कहकर छोड़ देती है, अपनी बेटी को साथ लेकर जाती है। 1620 तक लगातार वो और फिर बाद में अबक्का टू उसकी बेटी लगातार लड़ती है। वो जब तक जीवित है उल्लाल में पोर्तुगीजों को पैर नहीं रखने देती है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद शिवप्पा नायक है, चेलाडी की चेन्नम्मा है, ये सारे लोग हैं जिनके कारण पोर्तुगीज अंततः गोवा में सिमट कर रह जाते हैं। ये सब जब तक हमारे इतिहास के कॉन्शियसनेस का हिस्सा नहीं होते तब तक भारत सही में क्रांति तीर्थ नहीं बनेगा। इसलिए ये आयोजन है। तो ये स्वधर्म का हिस्सा था, ये स्वदेशी का था। आगे जाकर जब मैकोले आ जाता है तब भारत का समाज, भारत का सुधीजन ये समझ लेता है कि ये नया कॉलोनाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट है शिक्षा। और इस कारण से हम देखते हैं कि उस समय से जगह जगह पर भारतीय भाषा में और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा के आंदोलन शुरू होते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और बाकी सारे तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये तो ऊपर दिखने वाले बड़े इंस्टीट्यूशन जो आज भी जीवित है, लेकिन उस समय ऐसे छोटे मोटे इतने इंस्टीट्यूशंस, इतने छोटे मोटे गुरुकुल, इतने छोटे मंदिरों में चलने वाले स्कूल्स सामान्य लोगों के योगदान से चल रहे थे। सरकार के भरोसे नहीं, किसी के ग्रांट के भरोसे नहीं, किसका 5वां कमीशन आएगा या 6ठा पे कमीशन आएगा उसके लिए नहीं। भारत की भारतीयता शिक्षा में जीवित रहे इसलिए चल रहे थे। इसके लिए साइंटिस्ट भी लड़ रहे थे। जगदीश चंद्र बसु और सच्चिदानंद बोस जैसे साइंटिस्ट बड़ी बड़ी ऑफर्स छोड़कर यहां पे अपनी लैब्स भारत के साइंटिस्ट के लिए खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के कहने पर भगिनी निवेदिता टाटा को लेकर टाटा से मिलने के लिए बेंगलोर जाती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखती है। वो क्या हमारा क्रांति तीर्थ नहीं है क्या? क्या उन वैज्ञानिकों का योगदान ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम नहीं है क्या? ये छोटे छोटे स्कूल चलाने वाले सारे लोग जो थे, यह हमारा स्वतंत्रता संग्राम नहीं है क्या? अनेक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मीडिया हाउसेस शुरू किए। अकेले केवल हम महामना मदन मोहन मालवीय का संदर्भ ले तो ऐसे सैकड़ों प्रेस थे जिनको शुरू करने के लिए हम अभी आज की भाषा में कहते हुए, आपने भी कहा, मेरे मुंह में भी वही आ रहा है कि भीख मांगते हुए वो गए। लेकिन भारत में भीख को अंग्रेजों के समय में हमने भीख बना दिया, वो भिक्षा थी। भिक्षा और भीख में अंतर होता है। भारत में भिक्षा देने की परंपरा थी। शंकराचार्य भी भिक्षा मांग कर गए थे, मदन मोहन मालवीय भी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और लोग गहनों से लेकर पैसे तक सब कुछ देते थे, जिसके भरोसे बीएचयू भी खड़ा रहा और जिसके भरोसे बहुत सारे प्रेस भी खड़े रहे। क्या वो पत्रकारों की सारी श्रृंखला हमारा स्वतंत्रता संग्राम नहीं था क्या? अकेले मेरे मन में तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है सर, और मैं चाहता हूं कि आप जैसा व्यक्ति ही उसको, उस धनुष्य को मतलब आगे उठा सकता है। मेरे मन में जो प्रश्न आता है, अकेले 1880 से लेकर 1914-15 तक लगभग 436 अलग अलग जगह पे रेफरेंसेस है सीक्रेट सोसाइटीज के। अनुशीलन समिति उसका एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन करने वाली समिति है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। आपने उदाहरण दिया कि वंदे मातरम ऐसा गान बन गया कि वो सबके लिए एक प्रेरणा का मंत्र बन गया, और वो तमिलनाडु में भी वही प्रेरणा देता है, पंजाब में भी वही प्रेरणा देता है। उसके त्रिमूर्ति बनकर उभरते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि ये पंजाब के नेता है, इनको हम क्यों स्वीकार करें। उस समय तो किसी ने नहीं कहा ये तो बंगाल के नेता है, हम क्यों स्वीकार करें। उस समय तो तिलक को किसी ने नहीं कहा कि ये तो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण हैं, इनको क्यों हम स्वीकार करें। ये तो, इनको तो सारों को हमने स्टैम्प किया स्वतंत्रता के बाद, दुर्भाग्य से।
नहीं तो भारत 1940 से पहले तो भाषा और प्रांत के आधार पर तो कभी लड़ाई नहीं है। तो जो स्वधर्म और स्वदेशी की प्रेरणा थी वो हमारे लिए स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा की प्रेरणा बन गई। उसमें आगे ये हिस्सा जुड़ गया और हमने हमारे लड़ाई का तीसरा हिस्सा जो है, जिसमें क्रांति भी थी, जिसमें शिक्षा भी थी, जिसमें कानूनी लड़ाई भी थी, जिसमें स्कूल्स भी थे, जिसमें प्रेस भी था, वो सारी लड़ाई जो थी उसके पीछे की प्रेरणा राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा थी। और इसलिए अंग्रेजी सीखने से विरोध नहीं किया, अंग्रेजी सीखते गए, लेकिन फिर भी भारतीय भाषाओं में कंटेंट करने का आग्रह जो है वो चलता रहा। राजेश जी ने उदाहरण दिया मराठा इंटेलेक्चुअल कितना ज्यादा रेजिस्टेंस था, इसका भी अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। 1860 के दशक में स्वदेशी मेलों का मूवमेंट चलता है। रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई उसको चलाते हैं, आगे रविंद्रनाथ उसको चलाते हैं, और जगह जगह पे स्वदेशी मेले रिवाइव होते हैं। सिलेक्टेड वर्क्स की सर ने बात की, वैसे ही स्वदेशी समाज नाम से एक प्रसिद्ध स्पीच है, उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं गुरुदेव के जल, जमीन, जंगल, मंदिर और शिक्षा, ये 5 विषय ऐसे हैं वो सरकार के हाथ में नहीं सौंपने चाहिए। जिस दिन ये ब्रिटिश सरकार के हाथ में चले गए, समझ लीजिए अपने भारत का जो स्वदेशीपन है वो समाप्त हो गया, और उसको वो स्वदेशी समाज कहते हैं। तो ये लड़ाई जो थी ये स्वधर्म की थी, स्वदेशी की थी, स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा की थी। अंत में आते आते 1909 के बाद 1908 में पहली बार लोकमान्य तिलक स्वराज का फिर से उद्घोष करते हैं। प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज की बताते हैं, वो हिंदवी स्वराज से उसको जोड़ते हैं, वो स्वराज मंत्र बन जाता है, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल में परिवर्तित होता है। वो स्ट्रगल महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तो अंतिम 30-40 साल का संघर्ष है जो पॉलिटिकल है। उससे पहले का जो स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा का संघर्ष है, उसके जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसके जो स्थान हैं, उससे जुड़े हुए जो संस्थान हैं, कम से कम मैंने एक प्रयास 2 वर्ष पूर्व किया था सर, मुझे अभी तक जो मिला है लगभग 123 ऐसे संस्थान हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में रजिस्टर हुए थे। 100 वर्ष पार करने के बाद भी आज वो चल रहे हैं। ऐसा हर संस्थान, ऐसा हर गांव, 100-150 लड़ाइयां तात्या टोपे जी ने ही लड़ी थी। ऐसा एक भी गांव शायद यमुना और गंगा जी के किनारे नहीं होगा जहां पे कोई फांसी पे लटका नहीं होगा। बचपन से एक गीत गाते आए हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। उस बच्चा बच्चा राम है को तात्या टोपे ने कमल और रोटी के संदेश के बहाने कैसे उसके अंदर के रामत्व को जीवित रखा। उस हर गांव की मिट्टी को फिर से ये याद दिलाना, ताकि हम उस प्रेरणा में, हमने स्वराज तो पा लिया, अभी स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसका स्मरण कराना है। इसलिए यह क्रांति तीर्थ है। इस क्रांति तीर्थ की आज शुरुआत हुई है। आने वाले समय के हजारों ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा उस कण कण में बसे हुए इस स्व की प्रेरणा को हम फिर से जीवित कर पाए, ऐसी प्रार्थना मैं भारत माता के चरणों में करूंगा। आप सब इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। जहां जहां पे आपको इससे जुड़े हुए संदर्भ मिले, उसको कहीं ना कहीं संकलित करके आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ऐसे स्थानों को, अपना मूल गांव है, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को, वहां से जुड़ी हुई कोई घटना को फिर से समाज के सामने लाइए, उस प्रेरणा को याद दिलाइए। वो प्रेरणा ही आने वाले समय में, अमृतकाल में भारत को विश्व गुरु बनने का रास्ता प्रशस्त करेगी। ये मेरा विश्वास है। इसके लिए हम फिर से संकल्पबद्ध हो, ऐसी विनती करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।